प्रतिभा शर्मा। हाँ बेटा, स्टार्ट कर रहे हैं अभी। अच्छा, कल अपन बात कर रहे थे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। तो आज बताएंगे हैबिट ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स का स्वभाव क्या है, जिम्नोस्पर्म्स की हैबिट क्या है। आरती चौधरी को एडमिट कर देती हूँ, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म समूह के पादप अत्यंत ही छोटे होते हैं, जैसे कि जेमिया पिग्मिया की ऊंचाई। जेमिया पिग्मिया 4.5 मीटर ऊंचा पादप है। जेमिया पिग्मिया कल बताया था सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म है, और जेमिया पिग्मिया 4.5 मीटर ऊंचा पादप है, जो संसार का सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म है। और जेमिया पिग्मिया से लेकर विशालकाय वृक्ष भी जिम्नोस्पर्म में सम्मिलित किए गए हैं। तो सिक्यूइया सिम्परवाइरन संसार का सबसे अधिक ऊंचा जिम्नोस्पर्म्स है, और सिक्यूइया की ऊंचाई करीब 400 फीट है। सिक्यूइया की ऊंचाई करीब 400 फीट है। इस पादप की आयु करीब 4,600 वर्ष से भी अधिक है। अब बात करते हैं जिम्नोस्पर्म की मॉर्फोलॉजी, बाह्य आकारिकी। जिम्नोस्पर्म्स की बाह्य आकारिकी के बारे में, मतलब स्तंभ कैसा है, स्टेम कैसा है। तो जिम्नोस्पर्म सदस्यों का तना वायवीय, ऊर्ध्व, बेलनाकार एवं काष्ठीय तथा शाखित होता है। मतलब जो जिम्नोस्पर्म्स में जो भी सदस्य सम्मिलित किए गए हैं, जैसे कि साइकस है, पाइनस है, एफिड्रा है, उनका तना कैसा होता है, एरियल होता है, वायवीय होता है, इरेक्ट होता है, ऊर्ध्व होता है, बेलनाकार सिलेंड्रिकल होता है और वुडी होता है, और तना ज्यादातर शाखित होता है। लेकिन अपवाद क्या है, अपवाद का मतलब बेटा एक्सेप्शन क्या है, साइकस पादप का तना अशाखित होता है। पाइनस व इफेड्रा जो कि जिम्नोस्पर्म्स है, उनका तना शाखित होता है, जबकि साइकस का तना अशाखित होता है, जिसके चारों ओर पर्ण आधारों का कवच उपस्थित होता है। जिसके चारों ओर पर्ण आधारों का कवच उपस्थित रहता है। तो लीफ स्कार्स, पर्ण आधारों की उपस्थिति साइकस के तने की विशेषता है। पाइनस का तना शाखित होता है तथा शल की छाल के द्वारा ढका रहता है। इसका मुख्य अक्ष तेजी से बढ़ता है, जबकि शाखाओं की वृद्धि धीरे धीरे होती है। तो जिसके परिणाम स्वरूप पिरामिडल अथवा शंकु रूपी हो जाता है। इस गुण के आधार पर पाइनस को कॉनिफर कहा जाता है। तो जीवित जिम्नोस्पर्म्स में आकारिकी विविधता मिलती है, मॉर्फोलॉजिकल डाइवर्सिटी मिलती है। जैसे एक स्लाइड शेयर करती हूँ, जीवित जिम्नोस्पर्म में मॉर्फोलॉजिकल डाइवर्सिटी मिलती है। तो अपन क्या पढ़ रहे हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। इसको एनलार्ज कर दूं बेटा, एक मिनट रुकना। मॉर्फोलॉजी ऑफ जिम्नोस्पर्म्स में अपन देखते हैं, जिम्नोस्पर्म्स पादपों में शाखाओं में विविधता मिलती है। साइकस, जेमिया, ये शेयर हो रहा है आप लोगों के साथ, शेयर हो रहा है क्या? अच्छा, नो मैम। हाँ देख रहा, अब मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। अब तो आई रही होगी ना आपको आवाज, ठीक है, शेयर, ठीक है। अब देखना बेटा, मॉर्फोलॉजी की बात चल रही है, जो अपन कर रहे थे कि जिम्नोस्पर्म्स पादपों में शाखाओं में विविधता मिलती है। साइकस, जेमिया व बेल्विशिया अशाखित पादप हैं। साइकस क्या है, जिम्नोस्पर्म है। जेमिया भी जिम्नोस्पर्म है, लेकिन ये अनब्रांच जिम्नोस्पर्म है।
जबकि अन्य जिम्नोस्पर्म्स शाखित होते हैं। तो जिम्नोस्पर्म्स के सदस्य जैसे पाइनस, सिट्रस, गिंगो आदि में 2 प्रकार की शाखाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी 2 प्रकार की शाखाएं? लंबी शाखाएं तथा बोनी शाखाएं। तो जेबिया जैसे पादप का तना कंदिल होता है, ट्यूबरस होता है, और इफिड्रा को जॉइंटेड फर कहा जाता है। मतलब जिम्नोस्पर्म्स कौन कौन से जो अपन पढ़ेंगे? पाइनस है, सिट्रस है, गिंको है। इसमें 2 टाइप्स ऑफ ब्रांचेस आर फाउंड, 2 प्रकार की शाखाएं पाई जाती हैं। एक तो लंबी शाखाएं, लॉन्ग ब्रांचेस है, एक बोनी शाखाएं पाई जाती हैं, ड्वार्फ ब्रांचेस पाई जाती हैं। और अब बात करते हैं लीफ कैसी होती है। पर्ण जिम्नोस्पर्म में कैसा होता है? तो जिम्नोस्पर्म सदस्यों में 2 प्रकार की पर्ण पाई जाती हैं। एक तो है फोलिएज लीव्स, सामान्य पर्ण, और एक है बेटा शल्क पर्ण, स्केली लीव्स। तो जिम्नोस्पर्म्स के सदस्यों में 2 प्रकार की पर्ण पाई जाती हैं। 2 types of leaves are found in gymnosperms. What are the 2 types of leaves which are found in gymnosperms? They are the foliage leaves and the scaly leaves. तो जिम्नोस्पर्म सदस्यों में 2 प्रकार की पर्ण पाई जाती हैं। सामान्य पर्ण जो कि हरी, सरल या पिच्छाकार संयुक्त होती हैं, जबकि शल्क पर्ण भूरी, झिल्ली जैसी, मोटी एवं पर्णपाती होती है। मतलब the foliage leaves in gymnosperms are green, simple, and the scaly leaves are brown, membranous, and deciduous and thick. तो साइकस की पत्तियां तने के शीर्ष भाग पर चक्र के रूप में व्यवस्थित होती हैं, जो कि मुकुट रूपी होती हैं। ये पर्ण बड़ी फड़ जैसी तथा संयुक्त पिच्छाकार होती है। पत्तियां तने पर सर्पिल क्रम में व्यवस्थित होती हैं, जैसे कि पोडोकार्पस में। मतलब पोडोकार्पस जो कि जिम्नोस्पर्म है, उसमें जो लीव्स आर अरेंज्ड ऑन द स्टेम इन स्पाइरल मैनर। तो पत्तियां तने पर सर्पिल क्रम में व्यवस्थित होती हैं, जैसे कि पोडोकार्पस में वह पत्तियां चक्र रूपी भी होती हैं, जैसे कि सिट्रस में, अथवा सम्मुख ग्रासित पत्तियां भी पाई जाती हैं, जैसे कि इफिड्रा नामक जिम्नोस्पर्म में। मतलब इन इफिड्रा द लीव्स आर अरेंज्ड इन अपोजिट डिकासेट मैनर, and in podocarpus the leaves are arranged on the stem in spiral manner. ठीक है, तो इसमें अपन ने पढ़ा जिम्नोस्पर्म्स का। पिंकी को एडमिट कर देती हूँ। ठीक है, पत्तियां मैंने बताई। जिम्नोस्पर्म पत्तियां तने पर सर्पिल क्रम में व्यवस्थित होती हैं, जैसे कि पोडोकार्पस में व इफिड्रा में पत्तियां सम्मुख ग्रासित रूप में व्यवस्थित होती हैं। तो पाइनस में पत्तियां द्विरूपी होती हैं, अर्थात छोटी शल्क पूर्ण लंबी, छोटी शल्क पर्ण लंबी व बोनी शाखाओं पर लगती हैं। वह सामान्य पर्ण सुई जैसी होती है, और जो बोनी शाखाओं पर लगती है। अब अपन बात करते हैं मूल की, रूट की। मूल बने रूट। जिम्नोस्पर्म में रूट कैसी पाई जाती है? तो अनावृत बीजी पादपों में मूसला मूल पाई जाती है। मतलब इन जिम्नोस्पर्म्स टैपरूट इज फाउंड। यह अल्पजीवी होती है। जो मूसला जड़ है बेटा, टैपरूट है, वो एपीमिरल होती है, अल्पजीवी होती है, और इसकी जगह अपस्थानिक मूल बनती है, जो जल व खनिज अवशोषण के अतिरिक्त मृदा के स्थिरीकरण में भी सहायक है। मतलब taproot is formed in the gymnosperms, but this taproot is ephemeral, it is short-lived, and it is replaced. इसका मतलब है taproot is replaced by the adventitious roots, and this adventitious roots helps in the absorption of water and mineral nutrients from the soil, and this adventitious root helps in the fixation of the gymnosperm tree in the soil. तो साइकस में सामान्य मूल के अलावा ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती
मूल भी पाई जाती है। रूट्स कैसी होती है बेटा? पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती हैं, मतलब लेकिन साइकस में नेगेटिवली जियोट्रॉपिक रूट्स भी पाई जाती हैं। कोरल कोरल मूंगा की आकृति के कारण इन्हें कोरलोइड मूल कहते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आता है what two types of roots are found in gymnosperms, तो आप लिखोगे नॉर्मल टैप रूट्स और सेकंड है कोरेलॉइड रूट्स, कोरेलॉइड मूल। तो कोरेलॉइड मूल में नॉस्टॉक स्पीसीज अथवा एनेबीना जैसे सहजीवी शैवाल उपस्थित होते हैं। कोरेलॉइड रूट बेटा जो साइकस में पाई जाती है उसमें दो शैवाल पाए जाते हैं जो कि नील हरित शैवाल है, और उन शैवाल का नाम है नॉस्टॉक व एनाबीना। और ये नॉस्टॉक व एनाबीना क्या है? कौन सी शैवाल है? ये सहजीवी शैवाल है, सिम्बायोटिक एल्गा है। और पाइनस की जड़ों में मूल रोम की संख्या कम होती है, अतः पाइनस के मूल के चारों ओर बाह्य पोषी कवक मूल पाई जाती हैं। ये कवक मूल जल अवशोषण में मदद करती हैं। अब एक स्लाइड और शेयर कर देती हूँ मैं आपको, ठीक है? तो अपन देखेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर की स्लाइड देख रहे हैं अभी मैम। हाँ बेटा। मैम अभी जो आपने एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी पढ़ाई थी ना, तो उसे एक बार डायग्राम से समझा दो। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी का ऐसे कोई डायग्राम ऐसा नहीं है बेटा, उसमें देखो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है, मेन पॉइंट्स आपको डायग्राम में भी दिखा देती हूँ मैं। ये देखो, ये डायग्राम में आपको दिख रहा है, जैसे कि मैंने आपको एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी बताई है, उसमें मैंने क्या बताया आपको? तना देख रहे हो, तो ये देखो ये डायग्राम आपको दिख रहा है, ये वाला पिक्चर में मैं दिखा रही हूँ, ये तना है। तो साइकस के तने में मैं क्या बताया? ये वायवीय है, तो आपको दिख रहा है ना ऊपर, ये वायवीय है, ये एरियल है, इरेक्ट है, जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है, बेलनाकार है, मैं एरो घुमा रही हूँ, सिलेंड्रिकल है। और इस साइकस का तना क्या है? थिक है, मोटा है, वुडी है, शाखित होता है। ये देख लो ब्रांचेस निकली गई हैं, तो आप डायग्राम के साथ ऐसे कह रहे हो तना कैसा है? ऊपर की तरफ है तो एरियल है ना, और इससे शाखाएं निकली गई हैं तो शाखित तना होता है। लेकिन एक्सेप्शन क्या है बेटा? जो बताया, साइकस में तना अशाखित होता है, साइकस का तना अशाखित होता है, लेकिन तने का तना तो अशाखित होता है, लेकिन जिसके चारों तरफ लीफ स्कार्स पाए जाते हैं, ये देख रहे हो ना, लीफ स्कार्स पाए जाते हैं, ठीक है। और फिर मैंने बताया आपको पाइनस का भी, आगे जब पाइनस पढ़ाएंगे जब बता देंगे। और लीव्स है, लीव्स दो तरह की हैं, तो दो तरह की लीफ कौन कौन सी है बेटा? एक तो है फोलिएज लीव्स, एक बताई मैंने आपको स्केली लीव्स, तो फोलिएज लीव्स है और स्केली लीव्स है, तो ये बताया है, ठीक है। आगे और डायग्राम में क्लियर कर दूंगी। अब इंटरनल स्ट्रक्चर ले लेते हैं अपन। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में अपन स्टेम लेंगे, स्टेम। तो इन पादपों के स्तंभ की आंतरिक संरचना द्विबीजपत्री पादपों के समान होती है। इनमें संवहन पूल संयुक्त संपार्श्विक अंत्य आदिदारुक तथा खुले हुए होते हैं। मतलब the vascular bundles present in the stem of gymnosperms are conjoined, collateral, endark and open। कैसे होते हैं? संवहन पूल संयुक्त होते हैं, संपार्श्विक होते हैं, अंत्य आदिदारुक एंडार्क होते हैं तथा ओपन होते हैं। जिम्नोस्पर्म्स के संवहन पूल द्विबीजपत्री पादपों के समान एक वलय में पाए जाते हैं। तो साइकस के वलकुट में गर्डल शेप्ड मेखलाकार पर्ण अनुपथ उपस्थित होते हैं। जिम्नोस्पर्म्स में जाइलम परिवेशित गर्त युक्त वाहिनिकाएं मिलती हैं। इफिड्रा के जाइलम में वाहिकाएं वेसल्स भी पाई जाती हैं। वैसे तो बताया बेटा जिम्नोस्पर्म्स में क्या पाई जाती है? वेस्कुलर बंडल जाइलम व फ्लोएम से बना होता है। तो इफिड्रा के जाइलम में, इफिड्रा क्या है? जिम्नोस्पर्म है, उसके जाइलम में वाहिकाएं वेसल्स भी पाई जाती हैं। और पाइनस में बार्स ऑफ सेनियो की उपस्थिति भी मिलती है। तो द्वितीयक वृद्धि के कारण जिम्नोस्पर्म में काष्ठ का निर्माण होता है, और यह काष्ठ दो प्रकार का होता है।
द्वितीयक वृद्धि के कारण जिम्नोस्पर्म्स में काष्ठ का निर्माण होता है। और काष्ठ क्या होता है, दो प्रकार का होता है, तो ये याद रखोगे, एक तो है मैनोजाइलिक, मैनोजाइलिक, एक है पिक्नोजाइलिक, मतलब विरल धारुक। मैनोजाइलिक, इसमें काष्ठ वुड ढीली होता है, ढीला होता है तथा कम मात्रा में बनता है, तथा कम मात्रा में बनता है, और ये साइकस में पाया जाता है। मैनोजाइलिक वुड साइकस में पाई जाती है तथा पिक्नोजाइलिक वुड पाइनस में पाई जाती है, और सघन दारुक होती है जो सघन अथवा पास पास होता है अथवा अधिक मात्रा में भी बनता है। एक ही एधा वलय के कारण द्वितीयक वृद्धि का क्रम जारी रहता है। हाँ बेटा, अब लीफ के बारे में बात करते हैं। तो पर्ण कैसी है, जिम्नोस्पर्म्स की मैम पर्ण, इंग्लिश में रिपीट कर दो ना एक बार। हाँ इंग्लिश में कर रही हूँ बेटा, एक में इंग्लिश, अभी लीफ को करने के बाद करती हूँ। जिम्नोस्पर्म्स की पर्ण चिकनी तथा मोटी होती है। इनकी बाह्य त्वचा में धसे हुए रंध्र उपस्थित रहते हैं। मतलब अब आपको इंग्लिश में बता देती हूँ मैं कि इंग्लिश में कुछ पॉइंट्स है, जैसे वी कम टुवर्ड्स द हैबिट ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स। तो हैबिट है बेटा, जिम्नोस्पर्म्स आर एवरग्रीन ट्रीज and these are woody and perennial trees or shrubs. Gymnosperms कैसे हैं? They are evergreen, सदा हरित वृक्ष है, and these are woody, perennial trees or shrubs, and the plant body is sporophytic in nature, and the plant body is in gymnosperms is differentiated into root, stem, and leaves. For example, like Jamia pygmea, the height of the plant varies from 3 to 5 centimeter. Now, the stem, English में stem क्या बता देते हैं? The stem in gymnosperm is aerial, erect, and underground, and unbranched in Cycas, Jamia, and Welwitschia. क्या बताया? जो जिम्नोस्पर्म स्टेम है वो एरियल होता है, वाइडी होता है, इरेक्ट होता है, उधर होता है, और अनब्रांच्ड होता है, जैसे कि अशाखित होता है। किस किस्म में अशाखित होता है, अनब्रांच्ड होता है? साइकस, जेमिया, वेल्विशिया। एंड द स्टेम इज ब्रांच्ड इन पाइनस एंड सिट्रस। लेकिन जो तना है क्या होता है, पाइनस में व सिट्रस में शाखित होता है। तो प्रेजेंस ऑफ लीफ स्कार्स on the stem is a general characteristic feature of gymnosperms. ठीक है? And the branches are of two types, the long shoot or branches of unlimited growth. हिंदी में ही बताया था, शाखाएं दो प्रकार की हैं, लॉन्ग शूट है, लंबी शाखाएं हैं, या असीमित वृद्धि की शाखाएं हैं, और the dwarf shoot or the branches of limited growth. And now the roots, English में बता देती हूँ। The gymnosperms possess a well-developed taproot system. मतलब taproot is found in gymnosperms, and the roots of some of the species of gymnosperms show symbiotic relationship with the algae. Gymnosperms की जो roots हैं, जड़ें हैं, वो सहजीवी संबंध, symbiotic relationship दर्शाती हैं। For example, coralloid roots of cycas. In cycas, two types of roots are found. One is the normal taproot. Second is the coralloid root. So the coralloid root of cycas, they show symbiotic relationship with algae and fungi. So in the mycorrhizal roots of pinus, the main taproot is thick and short, and these roots are positively geotropic, and these help in the anchorage and absorption of water and mineral nutrients, whereas the coralloid roots are negatively geotropic. अब leaves की बात होती है, तो the leaves are dimorphic. What do you understand by dimorphic? Two types of leaves are found: green foliage leaves, which are simple green needle shaped or pinnately compound. मतलब the foliage leaves and the scaly leaves are found in gymnosperms. And the foliage leaves कैसी हैं? Simple हैं, green है, needle shaped है,
पिनेटली कंपाउंड है। और स्केली लीव्स कैसी है? दीज आर माइन्यूट एंड डेसिडुअस, मतलब जल्दी ही झड़ जाती हैं। अब हिंदी में भी बता देती हूँ, एक स्लाइड उसी को मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है। तो अपन लीफ के बारे में पढ़ रहे हैं। तो लीफ कैसी है? जिम्नोस्पर्म्स की पर्ण चिकनी तथा मोटी होती हैं। इनकी बाह्य त्वचा में धसे हुए रंध्र पाए जाते हैं, मतलब संकर स्ट्रोमेटास आर फाउंड इन द एपिडर्मिस ऑफ द लीव्स ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स। अतः पर्ण मरोद्भेद लक्षण जीरोफिटिक कैरेक्टर्स दर्शाती हैं। जिम्नोस्पर्म रंध्र हैप्लोचिलिक अथवा सिंडेटोचिलिक प्रकार के होते हैं। हैप्लोचिलिक का मतलब है द स्ट्रोमेटास आर संकर, धसे हुए रंध्र पाए जाते हैं। पार्श्व शिराओं की अनुपस्थिति के कारण जिम्नोस्पर्म सदस्यों में संचरण ऊतक मिलते हैं। ये ऊतक पार्श्वीय संवहन में मदद करते हैं। पाइनस जैसे सदस्य की पर्ण में रेजिन नाल भी मिलती है, मतलब पाइनस क्या है? जिम्नोस्पर्म है, और पाइनस की लीफ में, पाइनस की पर्ण में रेजिन कैनाल भी पाई जाती है। जबकि नीटम जैसे सदस्य में शीर नलिका लेटेक्स ट्यूब भी उपस्थित रहती है। तो साइकस के पर्णवृत्त में कई संवहन पुल मिलते हैं जो उल्टे ओमेगा आकृति बनाते हैं, जबकि गिंगो में एक संवहन पुल ही पाया जाता है। मतलब साइकस बेटा जो कि जिम्नोस्पर्म है, उसके पर्णवृत्त मतलब पीटियोल में कई वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं, और ये वेस्कुलर बंडल्स उल्टे ओमेगा आकृति बनाते हैं। इन संवहन पुल में सेंट्रीपीटल तथा सेंट्रीफ्यूगल जाइलम पाया जाता है। अतः संवहन पुल दो प्रकार के जाइलम की उपस्थिति के कारण डिप्लोजाइलिक कहलाते हैं। मतलब अगर आपसे कोई पूछता है कि जिम्नोस्पर्म में वेस्कुलर बंडल संवहन पुल कैसे होते हैं, तो आप बोलोगे वेस्कुलर बंडल्स आर डिप्लोजाइलिक, मतलब द्विधारुक होते हैं। तो द्विधारुक या डिप्लोजाइलिक से आप क्या समझते हो कि संवहन पुल में सेंट्रीपीटल तथा सेंट्रीफ्यूगल जाइलम पाया जाता है। इफिड्रा के संवहन पुल में एधा अनुपस्थित होती है। साइकस में पर्ण मध्योतक, खंभ ऊतक तथा स्पंजी मृदुतक का बना होता है, जबकि पाइनस में सिर्फ स्पंजी मृदुतक ही मिलते हैं। बेटा साइकस की लीफलेट जब अपन स्टडी करेंगे तो इसमें देखते हैं कि जो पर्ण मध्योतक है साइकस में, जो मीजोफिल है वो खंभ ऊतक, पैलिसेड टिश्यू तथा स्पंजी मृदुतक, स्पंजी टिश्यू, स्पंजी पैरेन्काइमा का बना होता है। अब मूल है, रूट है, तो जिम्नोस्पर्म की मूल दी से बहु आदिदारुक डाई टू पॉलीआर्क प्रकार की होती है। ये अरीय तथा बाह्य आदिदारुक एग्जार्च होती है। पाइनस का प्रोटोजाइलम वाई आकृति का होता है, जिसकी दो भुजाओं के मध्य रेजिन कैनाल उपस्थित होती है। अब लेते हैं जनन। ये तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा रिप्रोडक्शन एंड जिम्नोस्पर्म्स। तो जिम्नोस्पर्म में कायिक जनन का अभाव होता है। अपवाद स्वरूप साइकस में पत्र कलिका बल्बिल के द्वारा कायिक जनन होता है। बीजाणुद्भिद संरचना प्रमुख तथा प्रधान होती है, और यह बीजाणुद्भिद पादप स्पोरोफाइट पर नर तथा मादा शंकु लगते हैं। तो ये शंकु एक ही पादप पर या अलग अलग पादप पर लगते हैं। थोड़ा सा इंग्लिश स्टॉप शेयर करके आपको इंग्लिश ही बोल देती हूँ बेटा कि क्या देख रहे हैं अपन, एनाटॉमी। नाउ वी टॉक अबाउट द एनाटॉमी ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स। तो vascular cylinder of the gymnosperms is made up of conjoined, collateral, endark and open vascular bundles, and the xylem is composed of tracheids and xylem parenchyma. तो xylem किसका बना होता है? tracheids का, वाहिकाओं का, और xylem parenchyma का। Vessels are absent in gymnosperms and the exception is netails, मतलब केवल नीटम में, in netails only the vessels are found and the vessels are absent in the gymnosperm. The phloem consists of sieve tubes
and phloem parenchyma, companion cells are absent. तो क्या याद रखोगे कि जिम्नोस्पर्म्स की जब एनाटॉमी की बात होती है तो वेसल्स का अभाव होता है, जिम्नोस्पर्म्स में वाहिकाओं का अभाव होता है, लेकिन अपवाद क्या है, नीटम है, नीटेल्स है। नीटम में, नीटेल्स में इकाएं वेसल्स पाई जाती हैं, और फ्लोएम किसका बना होता है, फ्लोएम इज मेड अप ऑफ सिव ट्यूब्स, चालनी नलिकाओं का बना होता है, एंड फ्लोएम पैरेंकाइमा का बना हुआ होता है, लेकिन कंपेनियन सेल्स आर एब्सेंट इन फ्लोएम। एंड इन द कॉर्टेक्स ऑफ द स्टेम टेनिफेरस या टेनिफेरस सेल्स आर प्रेजेंट। जो स्टेम का वल्कुट है उसमें टेनिफेरस कोशिकाएं पाई जाती हैं, एंड सेकेंडरी ग्रोथ इज वेल डेवलप्ड एंड conspicuous annual rings are present in the wood of the gymnosperms. In some gymnosperms like Cycas, primary cambium is short-lived and is replaced by the successive rings of cambia formed outside the secondary phloem. The roots are diarch to polyarch. Xylem of the root is formed of tracheids containing uniseriate or multiseriate bordered pit. अब we talk about the sporophyte या reproduction में बता देती हूँ। उससे पहले बेटा, रिप्रोडक्शन से पहले एक बार कौन कौन आ गया, हिंदी में ही शेयर कर लेते हैं अभी। हाँ, हिंदी में रिप्रोडक्शन की स्लाइड में शेयर करती हूँ। रिप्रोडक्शन एंड जिम्नोस्पर्म्स हिंदी में और बता देती हूँ। जनन कैसे हो रहा है कि जिम्नोस्पर्म में कायिक जनन का अभाव होता है और साइकस में बल्बिल्स के द्वारा कायिक जनन होता है। यह जनरल कर्टेसी है, मतलब साइकस नामक जिम्नोस्पर्म्स में बल्बिल्स के द्वारा, पत्र कलिकाओं के द्वारा कायिक जनन होता है और बीजाणुद्भेद संरचना प्रमुख तथा प्रधान होती है। अब बीजाणुद्भेद पादप स्पोरोफाइट पर नर तथा मादा शंकु लगते हैं, मतलब मेल एंड द फीमेल कोन्स आर बोर्न ऑन द स्पोरोफिटिक प्लांट, और ये शंकु, नर तथा मादा शंकु एक ही पादप अथवा अलग अलग पादप पर लगते हैं। साइकस में मादा शंकु ना बनकर इसके स्थान पर मेगा स्पोरोफिल ही बनते हैं। जिम्नोस्पर्म के शंकुओं के निर्माण में 3 वर्ष तक का समय लग जाता है। जिम्नोस्पर्म से बेटा जब कोन्स का निर्माण होता है तो 3 इयर्स का समय लग जाता है, और इफिड्रा की पर्व संधि की पर्ण के कक्ष में शंकु लगे रहते हैं। टेक्सास में मादा शंकु न बनकर इसकी जगह सहपत्रों से घिरा मात्र एक बीजांड पाया जाता है। अब बात करते हैं मेल कोन एंड मेल गेमेटोफाइट, नर शंकु एवं नर युग्मकोद्भिद। नर शंकु मादा शंकु की अपेक्षा आकार में छोटे तथा अल्प आयु होते हैं। नर शंकु में लघु बीजाणुधानियां उत्पन्न होती हैं, जो साइकस में 3 से 5 के पुंज में, जबकि पाइनस में 2 के समूह में पाई जाती हैं। लघु बीजाणुधानी का परिवर्धन यूस्पोरेजिएट प्रकार का होता है। लघु बीजाणु के अंकुरन द्वारा नर युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है, जो हिरासत होता है। लघु बीजाणु में विभाजन द्वारा 1 जैसे कि साइकस अथवा 2 जैसे कि पाइनस व नीटम प्रोथेलियल कोशिकाएं तथा एक पुंधानी कोशिका बनती है। पुंधानी कोशिका फिर से विभाजित होकर छोटी जनन कोशिका, जेनेटिव सेल तथा बड़ी नली कोशिका का निर्माण करती है, और जनन कोशिका से व्रंत कोशिका एवं काई कोशिका बनती है, तथा काई कोशिका बॉडी सेल अंत में विभाजित होकर 2 नर युग्मक या शुक्राणु बनाती है। तो अपन ने ये देखा, और कल आपने किसी ने पूछा था बेटा कि एग्जार्च का मतलब क्या है, तो बता रही हूँ। एग्जार्च और एंडार का मतलब, एग्जार्च का मतलब होता है, अपन देखते हैं जाइलम होता है, 2 तरह का जाइलम होता है, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। तो when the protoxylem is directed towards the periphery of the stem and the metaxylem is directed towards the center, इस कंडीशन को एक्सार्च कहते हैं। एक्सार्च का मतलब क्या है, जब प्रोटोजाइलम परिधि की ओर
डिस्ट होता है और मेटाजाइलम केंद्र में पाया जाता है तो इसको एक्सार्च कहते हैं। और एंडार्क का मतलब क्या, उल्टा कह देंगे, जब प्रोटोजाइलम इज फाउंड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्टेम, प्रोटोजाइलम केंद्र की तरफ पाया जाता है, तो मेटाजाइलम परिधि की ओर पाया जाता है तो इसको एंडार्क कहते हैं। कल किसे पूछा था मैडम, एक्सार्च व एंडार्क किसे कहते हैं? वापस बोलते हुए, एंडार्क किसे कहते हैं? जब प्रोटोजाइलम केंद्र की ओर, सेंटर की ओर पाया जाता है, वह मेटाजाइलम परिधि की ओर पाया जाता है तो इसे एंडार्क कहते हैं। और किसी ने पूछा था मज्जा रश्मियां क्या होती हैं, पेरेन मेडुलरी रेस क्या होती हैं? तो मेडुलरी रेस, मज्जा रश्मियां क्या होती हैं? These are the strips of parenchyma which are present between the vascular bundles of dicot stem. मज्जा रश्मियां क्या है? स्ट्रिप्स है, किसकी? मृदुतक की स्ट्रिप्स है जो कि डाइकॉट स्टेम के जो वेस्कुलर बंडल्स है, संवहन फूल है, उनके बीच में पाई जाती हैं। तो these medullary rays separate the xylem and phloem bundles. जो मज्जा रश्मियां है, कल जिससे पूछा था मेडुलरी रेज क्या है? These rays are strips of parenchyma which separate the xylem and phloem bundles. अब किसी को कुछ पूछना है तो बोलो बेटा, किसी को इसमें कुछ पूछना है? एक मिनट रुकना, आप लोगों का स्क्रीनशॉट भी एक ले लेते हैं, एक स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ मैं। मैम रिप्रोडक्शन एक बार इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर दो। रिप्रोडक्शन 10:08 हो गए बेटा, मैं वैसे कर देती हूँ इंग्लिश में भी आपको एक्सप्लेन कितना हो सकता है ना? अभी तो इसको इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है बेटा? रिप्रोडक्शन एंड जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है? तो मेल कोन के बारे में बात करते हैं। रिप्रोडक्शन मतलब इन जिम्नोस्पर्म्स the plant body represents a dominant and independent sporophyte. मतलब in gymnosperms sporophyte is found and the gymnosperms are heterosporous, means the megasporangia and microsporangia occur on megasporophylls and microsporophylls respectively. Now male cone and the female cones are found in gymnosperms. So what are the male cones? These are short-lived and smaller in size than the female cones. Male cones कैसे हैं? Short-lived है, but these are smaller in size than the female cones. And microsporangia develop on the abaxial side of the microsporophylls. जैसे कि reproduction में क्या है बेटा? Microsporophylls are found and microsporangia develop on the abaxial side of the microsporophylls, and the number of sporangia per sporophyll varies from 2 in Pinus and many in Cycas. So the development of microsporangium in gymnosperms is eusporangiate, the sporogenous tissue developing from a group of hypodermal cells forming spore mother cells, each of which produce 4 microspores. मतलब बेटा जो माइक्रोस्पोरेंजिया हैं उसमें क्या होते हैं? माइक्रोस्पोर्स बनते हैं और माइक्रोस्पोर्स 4 होते हैं, 4 माइक्रोस्पोर्स होते हैं क्योंकि जिम्नोस्पर्म से पाए जाते हैं। तो माइक्रोस्पोर्स कैसे हैं? मतलब लघु बीजाणु, these are haploid and are developed as a result of meiosis in the spore mother cell, microspore mother cell. मतलब microspore mother cell undergoes meiosis, as a result of which 4 microspores are formed, and the strobili or cones are of varying sizes and shapes, and their position on the plant also varies. In Cycas, the male or microsporangiate cones are the largest among gymnosperms and arise singly at the apex of the male plants. तो ये हो गया बेटा